अच्छा, तो ये गॉल ब्लैडर था और इसकी बाइलरी ट्री था। तो सर जो गॉल ब्लैडर का जो सर्जरी है उसको आपने कहा था कोलिसिस्टोमी कहेंगे ना? कोलिसिस्टोमी हाँ, कहेंगे, कोलिसिस्टेक्टोमी। और हिस्ट्री के पॉइंट्स आपने बताए थे, और हिस्ट्री के पॉइंट्स में था नेम, जेंडर, प्रेजेंट इलनेस, पास्ट इलनेस, पोस्ट मेडिकल इलनेस, ड्रग, फैमिली हिस्ट्री, सिस्टेमिक रिव्यू। सिस्टेमिक रिव्यू में क्या पूछना था कि ऊपर से नीचे मतलब एक एक सिस्टम के दो दो तीन तीन क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, CNS और उसके रिलेटेड। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री था, उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया। उसके बाद एक्सक्रूशिएटिंग पेन, यानी उसमें ज़्यादा पेन थी। उसमें पेन के भी फैक्टर्स बताए थे आपने कि इंटेंसिटी, अरकरेंस, साइड, ड्यूरेशन, टाइप, प्रोग्रेशन और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। और एग्रीवेटिंग फैक्टर में सर आपने एक मेमोनिक बताया था सॉक्रेट्स, वो मेमोनिक नहीं समझ आया था। सॉक्रेट्स से क्या मतलब याद रहेगा? ये गूगल करना है, बहुत फेमस निमोनिक है। अच्छा। एस साइड, ओ ऑनसेट, सी कैरेक्टर, आर रेडिएशन, ए एसोसिएटेड सिम्टम्स, टी टाइमिंग, ई एग्जैस्परेटिंग फैक्टर, एस सेवेरिटी। ई से क्या बताया सर? एग्जैस्परेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स। अच्छा, और एस से? सेवेरिटी। सेवेरिटी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बताया था कि जो इसका पेन है वो रेडिएट कर रहा है पेनक्रियाटिस और बैकवर्ड जा रहा है। और जो पेनक्रियाटिस में बैकवर्ड पेन इसलिए होता है क्योंकि वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, बिहाइंड द पेरिटोनियम है। और इसकी जो साइट है वो राइट अपर क्वाड्रेंट है। ऑन सेट इसकी सडन है, लेकिन सर इस पर आपने कहा था सडन है लेकिन इसकी क्रोनिक इलनेस नहीं है। लेकिन पास हिस्ट्री में लिखा हुआ था वो 5 मंथ्स है, तो क्रोनिक इलनेस है। यानी फिर ये हम फिक्स नहीं कह सकते कि जो भी सडन पेन होगी वो क्रोनिक इलनेस जो से। ये उसने कहा था सडन है, लेकिन फिर जब आपने पूछा तो पता चला कि इसको पहले भी इस तरह। अच्छा, इसलिए पास हिस्ट्री लेनी अभी है। वाला एपिसोड तो सडन है। ठीक है। और रेडिएटेड टू द शोल्डर एसोसिएटिंग सिम्टम्स नोजिया, वॉमिटिंग। और ये भी पूछना चाहिए कि नोजिया वॉमिटिंग कितनी दफ़ा हुई है। ऑब्वियसली अगर कोई सिम्टम आपको पता चलता है तो उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कब Yeah. से है, कितनी दफ़ा हुआ है, कितनी सीवियर है, किससे एग्रीवेट या रिलीव हो रहे हैं। और इसके साथ इंडाइजेशन और हाई फैट मील से स्टार्ट हुआ। ठीक है सर, हाई फैट मील से क्या हमें पता लगा? हाई फैट मील जब आप खाते हो तो आपका गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों वो बाइल क्यों निकालता ज़्यादा? क्योंकि आपको बाइल चाहिए होता है, बाइल डाइजेशन के लिए यूज़ होता है, फैट्स के इमल्सिफिकेशन के लिए यूज़ होता है फैट्स का। और न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है ना? इमल्सिफिकेशन, सिर्फ इमल्सिफिकेशन। बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन। ठीक हो गया। और इसकी पास्ट पेन ऑन एंड ऑफ थी, तो ऑन एंड ऑफ से सर वो कल हमने क्लिनिकल में पढ़ा था, ऑन एंड ऑफ से मुराद ये था कि वो फंसा हुआ स्टोन, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है पेन होती है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता मसल तो पेन नहीं होती। तो ऑन एंड ऑफ इसलिए हो रही है ना पेन, इसलिए कंटिन्यूस। और 5 मंथ्स है तो क्रोनिक है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने 3 टर्म्स बोल दी सर आपने, कोलिलेथसिस, कोलिसिस्टाइसिस और कोलिडोक्टोलिथसिस। ये कोलिलिथियासिस लिथियसिस, ये भी नहीं था मतलब गॉल स्टोन्स। गाल स्टोन। कोलिडोकोलिथियासिस हाँ, ये होता है। मतलब आपके बिलरी ट्री में कहीं स्टोन है, बिलरी ट्री कॉमन बाइल में कहीं स्टोन है। कॉमन बाइल डक्ट यानी। ठीक है। और कोलिसिस्टाइटिस मतलब गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन। और एक और आपने टर्म बोली थी बेली रिकोलिक, बिलरी कॉलिक, उसका क्या मतलब है सर? जो एक टाइप ऑफ पेन होती है गॉल स्टोन्स की, इसको बिलरी कॉलिक कहते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ पेन होती है गॉल स्टोन्स की जो, उसको बिलरी कॉलिक कहते हैं। अच्छा, तो इसमें और कोलिसिस्टाइसिस में क्या फ़र्क है सर? कोलिसिस्टाइटिस तो गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन, उससे पेन हो रही है, और बेलरी कोलिक में? नहीं, वो कंडीशन जो है इन्फ्लेमेशन उसको कहते हैं। अच्छा। और जो टाइप ऑफ पेन है, इस तरह होती है शार्प पेन, स्टैबिंग पेन, प्रेशर पेन, इस तरह बिलरी कॉलिक इसकी टाइप ऑफ पेन है। उसमें कॉलिक की पेन होती है ये। अच्छा, कोली की पेन होती है। और इसमें पेन कैसे हुई? क्योंकि आपने कहा था कोलिसिस्टाइटिस में जो पेन है, थोड़ी शार्प पेन होती है। अच्छा, वो जो आपने बताया था कि कोलिसिस्टाइटिस में जिस तरह ये प्रेजेंट है इस तरह नहीं होगा, कंटिन्यूस पेन होगी, सीवियर होगी, शार्प होगी और फीवर भी होगा। तो ये जो पेन की कैटेगरी है ये बेलरी कोलिक होगी, टाइप होगी। ठीक है। इसमें तो और कोई पेन, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास स्मेलोस खोल के रखना, मर्फी साइन था वो पॉजिटिव था। ठीक है। पेन वाज बेलरी कोलिक, वो भी समझ आ गया। बिलो लिवर है, 50 ml कैपेसिटी है। तो सर गॉल ब्लैडर के अंदर 50 ml कैपेसिटी तो होती है, लेकिन वो उसको कॉन्सेंट्रेट करके बाइल को अपने पास रखते हैं ना, मैंने पढ़ा था। हाँ, गॉल ब्लैडर का काम ही कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब वो ज़्यादा बाइल को कॉन्सेंट्रेट करके कम कर देते हैं, उसके अंदर वाटर निकाल देते हैं, मेन कंटेंट ऑफ द बाइल अपने पास रख लेता है। ठीक है। और उसके पास 3 पार्ट्स थे, बॉडी, फंडस और हेड है। और लिवर के क्वाड्रेट लोब का जो लिवर का क्वाड्रेट लोब है उसके साथ है लेटरली फोसा, उसी के अंदर है गॉल ब्लैडर। और इसका ये एक ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है। और फोसा और डिप्रेशन एक ही चीज़ है ना सर? हाँ, एक ही बात। एक ही चीज़ है। और ये एक ट्रांसपाइलोरिक प्लेन था, और एक ऊपर से नीचे जो प्लेन था उसको क्या कहते हैं? नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज। अच्छा, वो 9th कोस्टल कार्टिलेज के रिस्पेक्ट से लगाया था। और फिर जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है वो पेलोरस, क्योंकि इधर स्टोमक का पेलोरस रीजन लाया करता है इसलिए इसको कहा था। और इधर बहुत स्ट्रक्चर्स भी होते हैं इंक्लूडिंग द हेड ऑफ पेनक्रियास।
और काफी कुछ होता है, एंडोपेंक्रियास भी होता है इधर, और गॉल ब्लैडर का भी, लेफ्ट किडनी का हाइलम भी होता है, इस पे डियोडनम का फर्स्ट पार्ट भी होता है, इस तरह काफी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और हेपेटिक फ्लेक्चर भी होता है। और इधर सर आपने कहा था रेक्टस शीट भी होती है, जो 9th रिब से आ रही होती है, इस तरह टर्न्स फ्रॉम द राइट रिब, इस तरह था। ठीक है, और ड्यूडिनम भी होता है। ठीक है, और फंडस आपने कहा था जो उसका लोएस्ट पार्ट होता है फंडस होता है, और जो उसकी बॉडी होती है वो ऊपर बैकवर्ड जाके अपवर्ड प्रोजेक्ट करके आगे डक्ट दे देती है। और जो इसका लिवर होता है वो सुपीरियर और एंटीरियर होता है, कोलिक फ्लेक्चर इसका लैटरली प्लेस होता है, और ड्यूडिनम इसका मिडिली प्लेस होता है। और फिर उसके बाद एक मैप बनाया था, राइट हेपेटिक डक्ट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। उसके बाद जैसी सिस्टिक डक्ट इधर से आके मिलती है तो उसके बाद एक कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है जिसको हम बाइल डक्ट भी कहते हैं। और वो नीचे जाके फिर उधर से मेन पैनक्रियाटिक डक्ट भी आती है, उधर से वो 90 एंगल पे टर्न आउट करके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम इन द मेजर ड्यूडिनल पेपिला ऑर्डाई ऑफ स्फिंक्टर में जाके ओपन हो जाएगी। और सर आपने कहा था कि जो राइट हेपेटिक आर्टरी है वो पोस्टीरियरली लाई करती है सिस्टिक डक्ट के, और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के पीछे से गुजरती है। और जो लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी थी वो मुझे तो दूसरी साइड में पड़ी है। वो हम कह सकते हैं लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी के पाथवे के पीछे पड़ी है। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के हाँ, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के उसके पीछे पड़ी है। ठीक है, और इसका फिर आपने बताया था नेक जो है वो गिव आउट करता है सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट हाँ वही तो सेम पाथवे था। ठीक है, इसके बाद सिस्टिक डक्ट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एक मिनट, क्या कुछ पूछना है? हाँ पूछ लो सर सॉक्रेटिस का साइड ऑनसेट कैरेक्टर रेडिएशन, A associated symptom, T timing, E exacerbating relieving factor और S severity। इसमें रिकॉर्ड कर एस कहता है सर severity आखिरी है। सेवेरिटी। अच्छा, तो गाल ब्लैडर आपने कहा था इंट्रापेरिटोनियल है। सर आपने एक लाइन बोली थी कि गाल ब्लैडर कभी मिजेंट्री होती है या कभी पूरा पेरिटोनियम के अंदर होता है। तो मिजेंट्री उसकी होती है जो पार्शली होता है। नहीं, जो मोस्ट कॉमन है ना वो लिवर में आधे एम्बेडेड होते हैं और ऊपर इसके पेरिटोनियम कवर करता होता है। तो आपने एक लाइन बोली थी ना कि कभी कभार इसके बाद कभी मिजेंट्री, कभी इसकी अपनी मिजेंट्री होती है, पूरा अलग मिजेंट्री के साथ हैंग कर रहा होता है। अच्छा, और कभी कभार पूरे पेरिटोनियम के अंदर होते पूरा हैं। लिवर के अंदर, अच्छा, पूरा लिवर के अंदर होता है और वो भी पेरिटोनियम के अंदर ना। लिवर के बस अंदर पूरा एम्बेडेड होता है। तो उसको उस कंडीशन को हम इंट्रापेरिटोनियल नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, अच्छा, तो उस कंडीशन को इंट्रापेरिटोनियल कहेंगे जिसमें मिजेंट्री के साथ लटका हुआ है। ठीक है, ये इसकी यानी वेरिएशन है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कहा था ये एडहेरेंट है, चिपका हुआ लिवर के साथ बाय कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद आपने कहा था कि सिस्टिक वेन्स ओपन डायरेक्टली इनटू द लिवर, ये एक पॉइंट था। और सर एक लाइन आपने बताई थी कि जो स्मॉल सिस्टिक डक्ट्स हैं ये डायरेक्ट ओपन होती हैं लिवर में बाय गॉल ब्लैडर कुछ केसेस में। अच्छा, ये भी वेरिएशन है, कुछ में नहीं भी होती, अक्सर में नहीं है। अक्सर में नहीं होती, लेकिन जिनमें होती है उसकी इंपॉर्टेंस आपने ये बताई थी कि सर्जरी के दौरान अगर वो इंपॉर्टेंस क्या बताई थी सर आपने? कभी कभी सर्जरी के बाद फिर आपकी थोड़ी बहुत बाइल लीकेज आ जाती है abdomen में, क्योंकि वो सिस्टिक डक्ट्स हो। क्योंकि हमने गाल ब्लैडर को निकाल दिया होता लेकिन हमने वो उन 3 को नहीं देखा होता, तो वहाँ से बाइल लीक होने लग जाता है, और पेरिटोनियम के अंदर, और उसे पेरिटोनियनाइटिस होता है वो जो कहते हैं, जिसमें पेरिटोनियम हो सकता है नहीं, वो फिर आगे कॉम्प्लिकेशन हो भी सकती है, बहुत स्मॉल अमाउंट है, कुछ नहीं होता। ठीक है, और फिर सर आपने कहा था डक्ट के आगे नेक और उसके जंक्शन में, नेक और सिस्टिक डक्ट के जंक्शन पे पाउच होता है डायवर्टिकुलम, जिसको हार्टमैन्स पाउच कहते हैं, जो पैथोलॉजी होती है नॉर्मली होती है, और इसी के अंदर आके स्टोन फंसते हैं जिसको हम गाल स्टोन्स भी कहते हैं, इसके अंदर फंस सकता है। और इसी को हम गाल स्टोन कहेंगे ना। गॉल स्टोन तो कहीं भी हो सकता है, पूरे गॉल ब्लैडर में। अच्छा, वैसे यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ पे फंस सकता है। फंस सकता है। और उसके बाद फिर आपने एक ट्रायंगल बनाया था जिसके इधर इस तरफ कॉमन हेपेटिक डक्ट है, नीचे लोअर बॉर्डर पे सिस्टिक डक्ट है, और इधर से इंफीरियर बॉर्डर आ रहा है, लिवर का इंफीरियर बॉर्डर आ रहा है। तो दरमियान में जो ट्रायंगल बना है उसको कैलेट्स ट्रायंगल का है, और इसके अंदर सिस्टिक आर्टरी होती है, और सिस्टिक आर्टरी राइट हेपेटिक आर्टरी से आ रही होती है, और इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ यही है कि सिस्टिक आर्टरी है बस उस ट्रायंगल की, इसी वजह से इसको ट्रायंगल कहा गया। यहाँ पे नोट्स भी पड़े हैं, सिस्टिक नोट्स। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कहा था क्लैमिंग जब करनी होती है हमने आर्टरी की करते हैं और डक्ट की करते हैं, और वेंस के बारे में फिर आपने कोई पॉइंट बताया था कि वेंस की नहीं करते। वेंस यहाँ पड़ी नहीं होती है, वेंस की गॉल ब्लैडर से डायरेक्ट जा रही होती है, वो भी गॉल ब्लैडर से डायरेक्ट उधर किधर जा रही होती हैं फिर? इनटू द लिवर। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गॉल ब्लैडर चिपका होता है जो पार्ट, उधर से डायरेक्ट ओपन होती है। सही। उसके बाद फिर आपने लिम्फ नोड का, वो भी सिस्टिक नोड्स में जाता है, जो कैलेट्स ट्रायंगल के अंदर ही होता है, और फिर जाके आगे सीलियक नोड में जाके ड्रेन आउट हो जाता है। फिर आपने स्ट्रक्चर बताया था फाइब्रोमस्कुलर स्मूथ मसल्स है लेकिन कम है, और म्यूकस मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है, और इसके एपिथेलियम सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, और इसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो वाटर एंड सोल्यूट्स को अब्जॉर्ब भी करते हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर स्टोन्स की फॉर्म में बन के गाल स्टोन्स बना देते हैं। ठीक है, ये उसके बाद फिर आपने बताया था कि कॉमन हेपेटिक डक्ट की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर होती है, और कॉमन बाइल डक्ट या जिसको कहते हैं बाइल डक्ट, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, अबव ड्यूडिनम, सुप्रा ड्यूडिनल, और जो ड्यूडिनम के थोड़ा पीछे रेट्रो ड्यूडिनल,
और जो उसका थर्ड पार्ट है उसका नाम नहीं नोट कर पाया, वो क्या था? वो मतलब वो उसका स्पेसिफिक नाम नहीं, बस पेंक्रियास का जो पीछे वाला पार्ट है वो थर्ड पार्ट है। अच्छा, वो थर्ड पार्ट है। उसके बाद फिर सर इसके आगे फिर मैं 2 पॉइंट्स मैंने सही नोट कर पाया। सुप्राड्यूडिनल से रिलेटेड आपने 2 पॉइंट्स बताए थे कि लेसर मोमेंटम से रिलेटेड और एपिप्लोइकी फोरामेन से रिलेटेड। बेसिकली ये जो सुप्राड्यूडिनल पार्ट है वो यहाँ पे आपका पड़ा है एपिप्लोइक फोरामेन। यस सर। इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है वो बना रहा है आपका लेसर मोमेंटम। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो है आपकी ये पड़ी होती है जो पोर्टल ट्रायड है। पोर्टल ट्रायड वो इसमें आप। आपकी सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल। यस सर। ये वही बनती है जो लेसर मोमेंटम का ये वाला स्पेसिफिक पार्ट है, इसे कहते हैं हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट कहते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसके साथ कैसे होगी सुप्राड्यूडिनल के साथ? क्योंकि ये सारा सुप्राड्यूडिनल नीचे ड्यूडिनम है, ये ऊपर एपिप्लोइक फोरामेन है। बिल्कुल है। और यहाँ पे आगे ऊपर है, तो ये ड्यूडिनम के ऊपर है सब कुछ। ड्यूडिनम के ऊपर एपिप्लोइकी फोरामेन है, ये ड्यूडिनम है। और इसका एंटीरियरली वो जा रहे हैं तीनों चीजें। सुप्राड्यूडिनल वाला हिस्सा जा रहा है जो बाइल डक्ट का है, तो वो भी इधर आ रहा है। वो इसके एंटीरियरली जा रहा है, यहाँ पे वो पड़ा है जो सारा। और आपने बताया था एंटीरियरली ऐसे उंगली डाल के ऐसे पिंच भी करेंगे तो वो उस टाइम ये भी बंद हो जाएगा। तो ठीक है। और इसके अंदर आपने बताया था हेपेटोड्यूडिनल, ये जो एंटीरियर हिस्सा दिखाया आपने, इसके अंदर 3 चीज़ें थी, कॉमन बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी, तीनों लाया करती हैं। और अगर आप पिंच करेंगे तो बंद भी हो सकती है उंगली डाल के, उसके अंदर पिंच करके बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वो बंद भी हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट आपने बताया था लेसर मोमेंटम से रिलेटेड, दूसरा पॉइंट आपने बताया था एपिप्लोइकी फोरामेन से रिलेटेड, वो भी यही था। अच्छा, ये एक ही पॉइंट है, मैंने 2 मेंशन किया हुआ है। अच्छा, और एपिप्लोइकी फोरामेन से आपने कहा था एपिप्लोइकी फोरामेन के पोस्टीरियरली लाया करते हैं इंफीरियर वेना के, आईवीसी लाया करता है। इसके अलावा तो सर सुप्राड्यूडिनल से रिलेटेड कोई और पॉइंट नहीं है ना? और उसके बाद फिर रेट्रोड्यूडिनल से रिलेटेड आपने बताया था कि मेन हार्मोन जो कंट्रोल करते हैं गाल ब्लैडर की एम्पटिंग को, एक सीसीके है कोलसिस्टोकाइनिन और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है, लेकिन मेनली हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं असिस्टेड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो गाल ब्लैडर को कॉन्टैक्ट करवाएंगी और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स करवाएंगी, और जो सिंपैथेटिक्स हैं वो इसके रिवर्स काम करवाएंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने कहा था ब्लड सप्लाई इसकी नहीं, फिर आपने ब्लड सप्लाई अलग से बताई थी बाइलरी ट्री की। उसमें आपने कहा था जो पहला सिस्टिक है आर्टरी जो ऊपर वाले हिस्से को सप्लाई कर रहा है, फिर उसके बाद राइट हेपेटिक आर्टरी जो थोड़ा सा नीचे करके सप्लाई कर रहा है, और तीसरा आपने बताया था सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, ये कहाँ से सप्लाई करता है? उन्होंने कुछ बोला तो थोड़ा सुप्राड्यूडिनल पार्ट हो गया और सारा जो रेट्रोड्यूडिनल और पेंक्रियाटिक पार्ट हो गया, लोअर और नीचे सारा अराउंड ऑफ बाइलरी ट्री। सर इसमें बाइलरी ट्री कहाँ हमें दिख रहा है? अच्छा, इसमें कहाँ बाइलरी ट्री दिख रहा है? ये सारा बाइलरी ट्री है। अच्छा, ये जो ट्रायंगल डक्ट सब कुछ इसी सारे सारी। अच्छा, जहाँ जहाँ से बाइल आ सकता है उसको हमने बाइलरी ट्री का नाम दे दिया। ठीक है, समझ गया सर। और इसकी आपने ड्रेनेज का बताया था बाइलरी ट्री की कि उसी तरह हो जाती है लिम्फ की जिस तरह उसकी होती है वो कौन से नोड से, सिस्टिक नोड से सीलियक नोड में। हाँ, इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज को इस तरह खास अलग दी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने बताया था नर्व्स के वाले से कि इसकी वेगस नर्व से आती है, एंटीरियर वेगल ट्रंक से पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आती हैं, और आपने बताया था इसकी सीलियक जो रूट है T7 से T9 तक सीलियक से इसकी सिंपैथेटिक्स आती हैं। और फिर उसके बाद आपने उसके बाद फिर गाल ब्लैडर की पेन का बताया था कि जो उसका जो पेन है वो राइट फ्रेनिक नर्व से भी रेडिएट होता है, और C4 से C5 अच्छा C3 से C5 भी पेन रेडिएट करता है राइट फ्रेनिक नर्व का, और वो डायफ्राम से होते हुए शोल्डर नहीं, वो राइट फ्रेनिक नर्व डायफ्राम के साथ पड़ी होती है ना, और उसके डर्माटोम्स हमारे शोल्डर टिप्स पे होते हैं C3 से C4 C5, इसलिए गाल ब्लैडर का पेन है वो शोल्डर टिप पे सिर्फ राइट पे होता है। अच्छा, C3 C4 C5 सिर्फ राइट पे इधर, लेफ्ट फ्रेनिक दूसरी साइड पे पड़ी है। अच्छा, तो सिर्फ राइट वाले के साथ लिंक्ड है और राइट शोल्डर के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो लेफ्ट शोल्डर वाली टिप जो है वो हार्ट के साथ नहीं लिंक होती? कि वो कहते हैं कि हार्ट में पेन हो तो लेफ्ट शोल्डर, तो वो उसका फ्रेनिक से इतना ताल्लुक नहीं है, वो भी अगेंस्ट फ्रेनिक, उससे ज़्यादा जो हार्ट के कैप्सूल की इन्फ्लेमेशन होती है उसमें हो सकता है। अच्छा, तो ये ठीक है। ये और दूसरा पेन आपने बताया था कि जो सिंपैथेटिक पेन डर्माटोम्स है T7 से T9, इसका जो पेन जाता है वो एपिगैस्ट्रियम और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जाता है, तो यानी एपिगैस्ट्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और बैक पे भी जा सकते हैं, वो तो फिर पेनक्रियाटिस के थ्रू जाएगा ना? नहीं, पैंक्रियास का भी बैक में जाता है, इसका भी बैक में जाता है। इसका क्यों जाता है? डर्माटोम पूरे सर्कल में होता है ना। अच्छा, डर्माटोम यहाँ से होकर पीछे तक जाता है, सही, सिर्फ आगे नहीं होता डर्माटोम। ठीक है। तो अच्छा, इसके साथ साथ ये नर्व जो है वो गाल ब्लैडर के साथ जुड़ रही है एक तरह से, इसलिए इनका पेन यहाँ ट्रैवल हो रहा है ना, ये जो नर्व्स बताएंगे सिंपैथेटिक पे नर्व्स और राइट फ्रेनिक नर्व्स। ठीक है, ये नर्व्स भी हो गया। उसके बाद इमेजिंग में आपने बताया था कि अल्ट्रासाउंड में ब्लॉकेज देखते हैं, वो
ब्लॉकेज स्टोन्स देखते हैं और स्टोन्स देखते हैं और गॉल ब्लैडर की थिकनेस देखते हैं, उससे थिकनेस से हमें इन्फ्लेमेशन का पता लग जाता है। और तीसरा पॉइंट आपने ब्लॉकेज का बताया था, वो पूरा नहीं मैंने हम नोट उसका डायमीटर देखते हैं, जो डक्ट्स का सारा सिस्टम है, सीबीडी का डायमीटर देखते हैं, सिस्टिक डक्ट का डायमीटर देखते हैं, जो कुछ नजर आ सके। तो वो डायमीटर से हमें क्या पता लगेगा? अगर ब्लॉक होगा तो डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, और ब्लैकिश भी दिखेगा ना अल्ट्रासाउंड में हल्का सा? ब्लैक वो अगेन वो रेडियो पे रेडियोल्यूसेंट टर्मिनोलॉजी में छोड़ दो। ठीक है, ब्लैक नजर आ टाइम रही है। देखना फ़ोन। अच्छा ठीक है, और आपने अच्छा वो तो फिर एलओएस के क्वेश्चन में आ जाएगा। और आपने बताया था स्मॉल जो स्टोन्स हैं वो मोर डेंजरस है देन बिग स्टोन्स, क्योंकि स्मॉल स्टोन जो है वो सिस्टिक डक्ट के अंदर ब्लॉक नहीं होते, जबकि बिग स्टोन जो होते हैं सिस्टिक डक्ट के अंदर ही ब्लॉक हो जाते हैं। स्मॉल स्टोन्स आगे चले जाएंगे और इतना आगे चले जाएंगे कि जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, जहाँ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेरियम है, उधर जाके स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को ही बंद कर देंगे और जो पूरा बायोलिट्री है पूरा ही बंद हो जाएगा। और उससे आपने एक कंडीशन बताई थी असेंडिंग, कोलेंजाइटिस उसमें क्या होता है वो सर? इन्फेक्शन होता है। अच्छा, क्योंकि असेंडिंग कोलॉन वाला हिस्सा उसके पीछे फिर? कॉलोनी क्योंकि डोर्नम के थ्रू ना फिर बैक्टीरिया उधर असेंड कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्पेसिस हो जाता है बाइल। असेंडिंग कोलॉन उसके साथ पड़ा तो बैक्टीरिया वहाँ चला जाता है। तो कोलोन तो क्लोज्ड कैप्सूल है ना, वो तो इसको असेंडिंग कोलोनजाइटिस क्यों कहते हैं? कोलेंजाइटिस कहते हैं ना। कोलोनजाइटिस असेंडिंग से क्यों? कोलेंजाइटिस वाला वर्ड इसके लिए है। अच्छा ठीक है, ठीक। इसकी असेंडिंग, इमेजिंग भी होती है, कोलेंजियोग्राम कहते हैं। अच्छा असेंडिंग वाला वर्ड नहीं हम लिखेंगे इसके साथ? असेंडिंग तब होता है जब नीचे से इन्फेक्शन ऊपर जाए, तो जब अक्सर नीचे से ऊपर जाता है इसलिए हम असेंडिंग कोलेंजाइटिस। नीचे से ऊपर से मुराद? डोर्नम से, अच्छा डोर्नम से टुवर्ड्स बेलिटी, ये सारा छोड़ देता है जिसके काम। ठीक है। तो आपने बताया था स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बंद हो जाएगा तो बायोलिट्री भी बंद हो जाएगा। और दूसरा आपने कहा था कि क्योंकि वो 90 डिग्री से मेन पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है तो उसको भी ख़राब करेगा, तो पेनक्रियाटिस भी कॉज करके बैक पेन भी कर देगा ये स्टोन स्मॉल। और आपने कहा था कि सीवियर जॉन्डिस भी कर देगा, जबकि जो बिग स्टोन होते हैं वो सिर्फ सिस्टिक डक्ट में बंद होकर माइल्ड जॉन्डिस कर देते, जैसे एलोज में भी था। लेकिन जो स्मॉल स्टोन है वो सीवियर जॉन्डिस कर देंगे और उसकी भी टाइप होगी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने एंड में मर्फी साइन बताया था कि मर्फी में एक पेशेंट को लिटाते हैं, फुल एक्सहेल करवाएंगे और उसके गाल ब्लैडर पे हाथ रख देंगे और थोड़ा सा दबाएंगे और फिर उसको कहेंगे फुल इनहेल करे। और जैसे फुल इनहेल करेगा तो एकदम उसको अब्रप्ट पेन होगी, उसकी इनहेलेशन स्टॉप हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा इसको ये मर्फी साइन है। लेकिन उसकी इनहेलेशन स्टॉप क्यों होगी? दर्द होने से। नहीं मतलब गाल ब्लैडर का इसमें किस तरह रोल है? इनहेलेशन आके हाथ को टच करेगा ना, तो इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर जब हाथ को टच करेगा तो पेन होगी। अच्छा, उसमें पेन की वजह से सांस रोक देगा और नहीं देगा, कंट्रोल। ठीक हो गया। एनेमोरेट बाइलरी पैसेज तो यही सारी जो बाइलरी के पाथवेज थे वो सारा उसमें कवर हो गया था। और एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द बाइल डक्ट एंड इट्स रिलेशन, वही ये सारी पाथवे इसी के अंदर आ जाएगा, वही एक्सप्लेन होगा। डिस्क्राइब टोपोग्राफी स्ट्रक्चर एंड पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ द गॉल ब्लैडर। टोपोग्राफी से क्या इसमें मुराद होगी? लोकेशन आगे पीछे क्या पड़ेगा। अच्छा, यही लोकेशन है जो दो प्लेन्स थे, ठीक है। और इसके अलावा उसके बाद आपने कहा था स्ट्रक्चर और पेरिटोनियल रिलेशन में इसमें क्या बताएंगे? बस इसको पेरिटोनियम ऊपर से कवर करती है लेवल के साथ। समटाइम्स कवर करती है। पेरिटोनियम तो हमेशा कवर करती है, लेकिन जो मेजेंट्री के साथ पड़ा होता है वो समटाइम्स होता है। अच्छा ठीक। कंप्लीटली आपने कहा था ये हेल्थ पोर्शन जो है ये सिर्फ उसके वक्त खास टाइम पे शो होता है, वैसे शो नहीं होता। ये क्या चीज़ खास टाइम पे शो होता है? हार्ट हार्ट में शो नहीं होता है, ये कुछ केसेस में होता है, लेकिन जब भी होता है हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, नॉर्मल नहीं होता है। पैथोलॉजिकल मीनिंग डिजीज डिजीज की हेल्थ बहुत बन जाएगी। लेकिन सर Disease related. वो जब उमर बता रहा था कि ये खुद ही होते हैं, पहले से नेचुरली होता है ये पाउडर टाइप से। नहीं, ये पाउडर यहाँ पे लिखे कि हमेशा associated with pathology है। अच्छा, और सर इसके बाद एक और था कि डिस्क्राइब इट न्यूरोवेस्कुलर बंडल। न्यूरोवेस्कुलर बंडल में जो आपने पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और फ्रेनिक नर्व्स और उसकी जो डर्माटोम जा रही थी सारा पाथवेज आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद था को रिलेट कैलेट्स ट्रायंगल एनाटॉमी विद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। It may be side effect। अच्छा नॉर्मल का नहीं होता है और यहाँ पे स्टोन खा सकते हैं। अच्छा, इसमें सर एक और पॉइंट था नहीं खाओ। सर, इसमें एक और भी था कि को रिलेट कैलोट्स ट्रायंगल एनाटॉमी विद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। कोलेट्स ट्रायंगल जो था वो तो बना दिया था, इस तरह बन गया था, तो उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सिर्फ एक है कि उसके अंदर से राइट हेपेटिक नहीं कौन सी राइट हेपेटिक आर्टरी सिर्फ नहीं सिस्टिक आर्टरी, सिर्फ सिस्टिक आर्टरी पास कर रही तो है, वहाँ से लाइगेट हटते हैं गॉल ब्लैडर रिमूव करते हुए, क्लैम्प कर देते हैं यानी। तो बस इसकी यही एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगी। इससे यहाँ पे सिस्टिक नोड्स पड़ जाते हैं। अच्छा, सिस्टिक नोड्स होंगे ड्रेनेज के लिए, टू क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद था डिस्क्राइब सिस्टिक डक्ट फॉर्मेशन। तो
तो यही बताएंगे कि नेक्स्ट से वो डक्ट जाके उधर जाके जहाँ लग रही है उससे आगे वो कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है, उससे पीछे कॉमन हेपेटिक डक्ट, बस यही इसमें आ जाएगी फॉर्मेशन। अच्छा उसके बाद था कोरिलेट बाइलरी कोलिक विद गॉल स्टोन्स एंड गॉल ब्लैडर नर्व सप्लाई। बाइलरी कोलिक क्या चीज़? सर इसमें बाइलरी कोलिक से क्या मुराद था? जो गॉल स्टोन्स की पेन होती है उसे बाइलरी कोलिक कहते हैं। अच्छा गॉल स्टोन की पेन को, तो उसको रिलेट करो गॉल स्टोन के साथ एंड गॉल ब्लैडर नर्व सप्लाई। अगेंस्ट जब गॉल स्टोन के अगेंस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा गॉल ब्लैडर तो उसकी पेन होगी। गॉल स्टोन पेन तो होगी, तो इसमें वो हमने वो पार्ट बताना है वो जो दोनों डर्माटोम्स में से जा रहा था, एपिगैस्ट्रियम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम शोल्डर। नहीं वो सिर्फ इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होगा, अच्छा इसलिए इसकी पेन थोड़ी नॉन स्पेसिफिक सी ट्विस्टिंग टाइप होती है। अच्छा इसमें वो वाले पॉइंट्स आएंगे वो जो आपने शुरू में बताए थे कि दो टर्म्स यूज होती है, अगर ये वाला हो कोलिसिस्टिस तो इसमें सीवियर पेन होगी, और अगर ये ना हो सिर्फ स्टोन्स प्रेजेंट हो तो उसकी बाइलरी कोलिक होती है। उसकी बाइलरी कोलिक होती है। नहीं अगर सिर्फ स्टोन प्रेजेंट हो इन्फ्लेमेशन ना हो तो उसकी बाइलरी कोलिक नहीं होगी ना, अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उसकी बाइलरी कोलिक होगी। उसकी बाइलरी कोलिक सिर्फ स्टोन वाली की होती है। अच्छा ये मैंने उल्टा नोट कर लिया था, ठीक है। बाइलरी कोलिक सिर्फ स्टोन वाले की होगी, और अगर वो स्टोन इन्फ्लेमेट कर जाएगा तो वो बाइलरी कोलिक नहीं होगी। अच्छा, और ये जो हमारा एलोस था इसमें बाइलरी कोलिक पेन है विद माइल्ड जॉन्डिस के साथ। इसको नहीं है क्योंकि इसको कोलिसिस्टाइटिस बन चुकी है, जो पास मेडिकल इश्यू है वो बाइलरी कोलिक है। अच्छा इसमें ज़रा मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, अभी मैं यही पूछता हूँ। अच्छा जिसमें इन्फ्लेमेशन है और जिसमें सीवियर पेन है, फीवर है, कंटिन्यूस पेन है, लगातार पेन हो रहा है, वो बाइलरी कोलिक नहीं है ना? ठीक है ये हो गया। और जिसमें सिर्फ स्टोन प्रेजेंट है, ना ही इन्फ्लेमेशन है और पेन भी ऑन एंड ऑफ हो रही है और फीवर भी नहीं है, वो बाइलरी कोलिक है। ठीक है, तो कोरिलेट बाइलरी कोलिक विद गॉल स्टोन, उसमें ये सारा पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड द टर्म कोलिसिस्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, सिस्ट से मुराद वो सिस्टिक डक्ट यानी गाल, और कोल से मुराद सर अच्छा गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन, वो तो ठीक है। वाई पेन शिफ्ट टू द राइट शोल्डर, अच्छा इसकी रीजन वाई पेन शिफ्ट टू द, मेरा बस 2 क्वेश्चन रह गए, ख़त्म हो गया। अच्छा हाँ 2 क्वेश्चन। वाई पेन इज शिफ्टेड टू द राइट शोल्डर, तो उसकी हम रीज़न ये देंगे क्योंकि गॉल ब्लैडर के साथ राइट फ्रेनिक नर्व लग रही है जिसकी डर्माटोम C3 C4 C5 है जो शोल्डर टिप तक एक्सटेंड करते हैं, वो भी राइट वाले पे सिर्फ, तो इसलिए उसकी राइट शोल्डर तक जाती है। एंड वाई माइल्ड जॉन्डिस इज प्रेजेंट, माइल्ड जॉन्डिस इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि स्टोन्स बिग थे, और स्टोन्स बिग थे तो वो आगे तक गए नहीं, इन्होंने सिर्फ सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर दिया और बाइल का कुछ हिस्सा ब्लॉक हुआ, और बिलीरुबिन थोड़ी सी कम हुई है एक तरह से, मतलब थोड़ी सी बिलीरुबिन यूरिन के अंदर थ्रू आई थिंक सो इस तरह आई है। बिलीरुबिन के लेवल्स ब्लड में थोड़े से ज़्यादा हो गए, बिलीरुबिन के लेवल ब्लड में थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ी यहाँ से ब्लॉक हो गई है, और थोड़ी सी जो ब्लॉक हुई है सिस्टिक डक्ट से पहले वो वाला बिलीरुबिन ब्लड में चला गया है, और जो बाकी जो मेजर बिलीरुबिन पाथवेज है वो अभी तक एक्टिव ही हैं। ठीक है, और हाउ कैन गॉल स्टोन्स लीड टू कोलिसिस्टाइटिस, ब्लॉक कराते हैं पीछे बैकलॉग होता है वो इन्फ्लेमेशन करा, हाँ इससे आपने बताया था कि जैसे ही ब्लॉक होगा बैक पुलिंग हो जाएगी, वो इन्फ्लेमेशन करा देगा, वो उससे पूरा गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो ठीक है सारा कवर।